बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपके मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा मुल्क की मजमूई इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर हम जरा बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब गवर्नमेंट फॉर्मुलेट नहीं की थी और इलेक्शन कैंपेन्स का सिलसिला जारी था तो उस वक्त ये बुलंदोबांग दावे किए जाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट में आती है तो पीटीआई के पास 100 डेज प्लान मौजूद है। ना सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस मुल्क की बेहतर होंगी बल्कि मुल्क के मजमूई मसाइल उनमें से ज्यादातर को एड्रेस कर लिया जाएगा और एक बेहतर रास्ते की तरफ पाकिस्तान चलते हुए दिखाई देगा। अलबत्ता जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए तो अपने इब्तदाई खिताब में उनका कहना यह जरूर था कि उनकी कोशिश और काविश यही होगी कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द तमाम तर मसाइल के भंवर से वो निकाल सके। और चूंकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे करती रही है कि कभी भी झोली नहीं फैलाई जाएगी, हाथ नहीं फैलाए जाएंगे, दूसरे ममालिक की तरफ नहीं देखा जाएगा, IMF के पास नहीं जाया जाएगा, लेकिन अब इस वक्त देखते हैं कि वजीर आजम साहब के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे हो चुके हैं, जिसमें चीन का दौरा शामिल है, सऊदी अरब का दौरा शामिल है, मलेशिया का दौरा शामिल है, UAE का दौरा शामिल है। तो ये तमाम तर दौरे एक तरफ, तो क्या इससे इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर की तरफ जा रही हैं या नहीं? और अगर मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर नजर डालें तो क्या उससे ताजिर बरादरी खुश है या नहीं? अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। 100 डेज एजेंडा के ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि जिस तरीके से आज बिलावल साहब हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में पीपल्स पार्टी ये राय रखती है बल्कि PMLN के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं का भी कहना यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट चले ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यही है कि वो हर गुजरते दिन के साथ बेहतर पॉलिसी की जानिब गामजन है और चूंकि गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से इस कदर संगीन नौयत के मसाइल छोड़े गए कि जिनसे निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ वक्त दरकार है। अलबत्ता अगर आज कराची की बात करें तो कराची के अंदर आबाद की जानिब से जो है वो एक भरपूर मुजाहिरा अमल में आया और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में जो MD सेक्रेटरीट है उसके बाहर आबाद ने भरपूर धरना दिया और यही पहले सोचा जा रहा था कि गालिबन ये धरना कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन दरअसल जब ये धरना खत्म हुआ तो बज़ाहिर NOCs की शक्ल में मामलात तय पाते हुए दिखाई दिए। इस मामले के ऊपर भी अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी जरूर बात करेंगे जो हिंड्रेंस इतनी क्रिएट हुई, ये जो ट्रैफिक का निजाम आज धर्म भरम हो गया, तो आबाद वाले इसके ऊपर भी कुछ कमेंट करेंगे या नहीं। इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हनीफ गौहर साहब जो कि साबिक चेयरमैन आबाद हैं। हनीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि मैंने तमहीर आज इसलिए इतनी लंबी बांध दी कि स्पेसिफिकली आपके आज धरने के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ जुड़ी हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे भी जो है आपका कमेंट लेना चाहेंगे। पहले तो ये बता दीजिए ये यकदम क्या हो गया? इतने तवील अरसे से जब आप भी चेयरमैन थे, मुख्तलिफ फोरम्स पे आप भी आवाज उठाते थे, उसके बाद दूसरे चेयरमैन आए उन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन अब आबाद क्यों कर इतना मजबूर हो गई कि जी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग गाड़ियां लेके निकल आए, खुद इतनी बड़ी तादाद में आपके मेंबर्स निकल आए और आज जो है वो वाटर बोर्ड के ऑफिस के बाहर आप लोगों ने भरपूर तरीके से धरना दे दिया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। और जहाँ तक आबाद के धरने की आपने बात की कि धरने के पीछे पूरे 6 माह की मुसाफत है। आप ये देखें कि ये धरना रातों रात कोई प्लान नहीं हुआ। आज 1.5 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कराची को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची में आने के बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की थी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब कराची में बेहतर हुई तो बहुत सारे लोग जो दुबई जा चुके थे, जो दीगर ममालिक जा चुके थे, उन सब ने सोचा कि अब हमारे मुल्क के हालात बेहतर हैं और हमारे जो बच्चे जो यहाँ पर गैर महफूज थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट की वजह से, आर्मी की वजह से, रेंजर्स की वजह से, पुलिस की वजह से, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वजह से कराची के हालात बेहतर हुए। ठीक है। जब वो हालात बेहतर हुए तो वो तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर पाकिस्तान में वापस आए और जब पाकिस्तान में वापस आए
तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस हब जो है वो कराची है। ठीक है, यही कराची है जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड जहां से होती हैं, यही कराची है जो सबसे ज्यादा टैक्स लोग कलेक्ट करके पाकिस्तान को देता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि जब नाइंसाफी 1.5 साल पहले कराची के साथ शुरू हुई, एक इशू बनाकर के पाकिस्तान में पानी का क्राइसिस है। ठीक है। अब आप पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो पानी का क्राइसिस जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, ना सिर्फ कराची के अंदर है। लेकिन बदकिस्मती देखें, कराची के साथ नाइंसाफी देखें कि जो पाबंदी है वो सिर्फ और सिर्फ कराची में लगाई जाती है। तो हमने उस वक्त से कोशिश की अपना मुद्दा जो है जनाब चीफ जस्टिस साहब को कोर्ट के थ्रू बताए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया था। ठीक है। तो हमने अपने वकला की टीम जो है तो कोर्ट भिजवाई और अल्हम्दुलिल्लाह कि कोर्ट से ग्राउंड प्लस 2 पे उन्होंने पाबंदी लगाई थी, तो बाद में 6 मंजिल कर दी। ठीक है, बाद में 6 मंजिल 6 फ्लोर कर दी। अब ये देखें कि जब कुछ अरसा गुजारने के बाद जनाब चीफ जस्टिस साहब ने 6 मंजिल कर दी कि चले आप लोग जब तक ये काम जरूर करें। अब सोने पे सुहागा कि उन्होंने तो 6 मंजिल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दी और इसको मशरूत कर दिया कि आप 3 एजेंसीज से आप एनओसीज लेंगे। ठीक है। उसमें के इलेक्ट्रिक थे, सुई गैस थी और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वाटर बोर्ड। ऐसा ही है। अब उन 2 इदारों ने तो एमए एनओसीज देना स्टार्ट कर दी, के इलेक्ट्रिक ने भी देना शुरू कर दी, सुई गैस ने भी देना शुरू कर दी। वाटर बोर्ड हर धर्मी की इंतहा कर दी वाटर बोर्ड ने। ठीक। उनके यहां जो है टोटल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना मजबूत था कि उन्होंने 6 से 8 महीने हमें लगा दिए सिर्फ एनओसीज प्रोसेस में। आप देखिए कि जनाब इंटरिम गवर्नमेंट को आज तकरीबन गुजरे हुए 3 माह से ज्यादा हो गए। मैं खुद उस डेलीगेशन में था जब इंटरिम गवर्नमेंट के सीएम से जब हमने ये बात की थी, तो उन्होंने खुद ये बात कही कि वाकई ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है आप लोगों के साथ। और उन्होंने तमाम कंसर्न लोगों को बुलाया गया, जिसमें वाटर बोर्ड के एमडी थे, एसबीसीए के डीजी थे और दीगर कंसर्न लोग थे, और एक लाया अमल तैयार किया गया कि ये इश्यूज जो भी हैं आपके, आप 1 हफ्ते के अंदर से रिजॉल्व कीजिएगा। अब चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, उसके ऑर्डर्स थे, लेकिन इस एमडी वाटर बोर्ड ने वो चीफ एग्जीक्यूटिव के भी कोई ऑर्डर नहीं सुने और उसके बाद वो इंटरिम गवर्नमेंट खत्म हो गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट दोबारा आ गई। कि आप ये देखें कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के वुजरा ने आके यहां पर आबाद हाउस के अंदर बाकायदा बयान दिया कि वाकई ज्यादती हो रही है और हम आपको ये इशू को रिजॉल्व करा के देंगे। 6 महीने से हमारी मीटिंग्स वाटर बोर्ड के एमडी के साथ, हमारी जो कमेटी है, हमारे जो चेयरमैन है या दीगर ओहदेदारान है, कंटिन्यू मीटिंग करते रहे, लेकिन वो आसरे पे आसरा देते रहे कि हाँ जनाब एक कोई मंजूर नजर था इनका, सिर्फ उस मंजूर नजर को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 माह में 1 एनओसी जारी की। आप 2 टूक बात करते मैं चाहूंगा, क्योंकि आप अपनी एसोसिएशन के हवाले से जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में माजी में भी हाईलाइट करते रहे, तो वो मंजूर नजर कौन था, ताकि मैं उसी हवाले से, क्योंकि वो तो एक आपके लिए केस ऑफ रेफरेंस भी बन सकता होगा, जो कि आज आपने गालिबन बनाया भी। इतलात यही थी कि एमडी जब आपके पास बाहर आए उस वक्त भी आप लोगों ने यही एक 2 टूक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यहाँ से एनओसीज हम लेके जाएंगे। फिर जब एमडी साहब के कमरे के अंदर गए उस वक्त भी बड़े शोर शराबी की इतलात थी। तो ये जरा 2 टूक बता देना कि कौन मंजूर नजर था, और आप, मैंने ऐसे कहा ना, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता। देखें, पूरे धरने में तो मैं खुद पूरा दिन शामिल था। जब एमडी को लेकर आया था, मैं ही कमरे से उठा के लेकर भी आया और सारे नेगोशिएशंस में भी मैं अंदर शामिल था पूरे दिन एमडी साहब के साथ। लेकिन बात यह कि आज भी मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा अपने लीडर मोहसिन शेखानी को, कि जिनका ये पूरे का पूरी ये सोच थी, और आज के हमारे करंट चेयरमैन को जनाब हसन बख्शी साहब को और उनके पूरी ऑफिस बेयरर्स को, जिसमें कि अनवर ओके भी हैं, जिसमें इब्राहिम हबीब भी हैं, सारे के सारे एफर्ट्स थी। और इतना बड़ा शो जो है आज जो हमारा ये हुआ, और अगर ये हमारा ये शो ना होता तो मैं नहीं समझता कि आज जो एमडी साहब मजबूर हो गए, जो पिछले 6 महीने से हमें लॉलीपॉप दे रहे थे, आज एमडी साहब इतना बड़ा माप देके कि ट्रैक दोनों शारे फैसल के बंद हो गए। जी बिल्कुल, शायद नादिर होता है इस किस्म का। ये आपके सामने बेहतर था, ये आपके लिए अचीवमेंट थी कि अगर लोग जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस गए, लोगों में एक केओस वाली सिचुएशन हो गई, ये अचीवमेंट थी आपके सामने। साहब आप ये देखें कि जब आप मजबूर हो जाते हैं इदारों के चक्कर लगा लगा कर, जब आप तनख्वाहें हर महीने दे देकर परेशान हो जाते हैं, जब लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लोगों के, आपको नहीं पता हमारा मुआशी हाल क्या है इस वक्त, और स्पेशल कराची के साथ जो है तो कराची का मुआशी हाल क्या है। ठीक है, अब आप बताएं, एक तरीका तो हमारे पास यह था
कि हम उन तमाम जो लोग हमारे पास जॉब कर रहे हैं जी जी उसको इसी तरह चलने उनको देते, फारिग कर दे। एक तरीका यह था कि आपने या इस जो situation को handle करने के लिए वाबस्ता जो इंतहाई रास्ता इख्तियार किया। देखें, सर कमिंग बैक टुवर्ड्स द पॉइंट, कौन मंजूर नजर था जिसको एनओसी जारी कर दी गई थी और जिसको एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपने आज बनाया और फिर KWN-SB वाले मजबूर हुए कि आपको एटलीस्ट 3 एनओसी आज उन्होंने दे दी? तो दो टोक बता दीजिए। मंजूर नजर का नाम मेरे को इस वक्त याद नहीं है, लेकिन एक सर आपका हाफिजा बहुत बेहतर है, नहीं, मैं आपको बताऊं। मैं आपको पता है मैं इतना ब्लंट हूं, मैंने तभी बोला मैं इतना ब्लंट हूं। अगर किसी, मैं हालांकि कोई छोटा और बड़ा बिल्डर नहीं होता, लेकिन अगर किसी छोटा काम करने वाले बिल्डर के बारे में पूछा जाए ना तो आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं, इतना आपका कमजोर हाफिजा है नहीं वैसे। नहीं, मैं मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। इतने सारे आबाद मेंबर्स में से एक मंजूर नजर हो तो कोई आम बंदा तो होगा नहीं ना। उसका मैंने यकीन करें कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज उसका नाम पता करता, लेकिन आपको नाम भी नहीं पता था। इत्तेफाक से मेरे को मैं पूछ नहीं सका बस, लेकिन हमने वो कोड आज हमने जरूर किया था, आज मंजूर नजर का एमडी साहब को आपको बताया फिर किसने कि अगर हमारे अपने लोगों को पता लगा था, डिपार्टमेंट से हमें पता लगा। बस ऐसी था कि एक एनओसी जारी हुई है, ये नहीं पता कि किसके खिलाफ किसको मिली है। देखें वो तो हमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से पता लगा। जी मैंने यही आपसे पूछा। जी वहीं से पता लगा, नाम नहीं पता लगा, बस ये पता लग गया कि कोई फला नहीं, नाम जो इस कंसर्न जो कमेटी के हमारे लोग हैं उनको जरूर पता होगा। अच्छा। लेकिन मुझे इस वक्त इल्म नहीं है कि मैं आपको नाम बता सकूं। ठीक, अच्छा मैं जब आपके धरने की तरफ देखता हूं, आपका जवाब काबिले जो कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबल मुझे दिखाई देता है कि जी ठीक है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी, उसको बचाने के लिए आज आप सड़कों पर निकल आए। लेकिन जब मेरी बात होती है वज़ीर बल्दियात सिंध जनाब सईद गनी साहब से, वो दो टोक अंदाज में मुझे कहते हैं, आज भी उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुझे कहा, मेरा इसरार यही था कि ये बात आप आपके प्रोग्राम में भी करें। वो ये कहते हैं कि आपका जवाज नहीं बनता कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठना, जिसकी खास वजह यह है, वो तो एक बोलते हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े हुए वाटर कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ये एनओसी जारी नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता फवाद साहब तो मुझे बताया, अगर मिनिस्टर साहब की ये बात ठीक होती तो फिर क्या एमडी वाटर बोर्ड के पास इतनी पावर्स थी कि वो आज एनओसी इशू करता? इसका मसला तो ये हुआ ना, आज उन्होंने ना सिर्फ एनओसीज इशू किए हैं बल्कि ऑफिस ऑर्डर भी इशू किया है कि जो बाकी के पेंडिंग जो एनओसीज हैं वो भी आप कल से अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और कल से आप लेकर जाएं। ये हमने साथ ये ऐसे धरना खत्म नहीं किया, हमने एनओसीज भी इशू करवाई। अगर खुदा ना खासा देखें, हमारी पूरी लीगल टीम है आबाद के अंदर, सही, हमारे बड़े बड़े वकला हमने हायर किए हुए, ठीक है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कानून को पढ़ना लिखना समझना सिर्फ क्या पॉलिटिशियंस को आता है, या तो फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को उनको आता है? अगर ऐसी बात होती तो इसका मतलब है वो आज हमारी बात नहीं मानते, लेकिन उनकी हटदर्मी थी, मैं समझता हूं ये उनकी हटदर्मी आज हमने धरने की सूरत में खत्म की कि अवाम का प्रेशर दिखाया कि देखें आप अवाम को इतना इम्तहान ना लें, इतना जुल्म ना करें अवाम के साथ कि वो मजबूर होकर सड़कों पर आ जाए। सड़कों पर कभी कोई शख्स खुशी से नहीं आता, सड़कों पर हमेशा उस वक्त वो शख्स आता है जब बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है। तो हम भी आज इतने मजबूर हो गए थे अपने रोजगार के हवाले से, और जो हमसे वाबस्ता 72 रिलायड इंडस्ट्रीज है उनके भी आपको पता है, आपके इल्म में है कि री रोलिंग मिल एक हफ्ते से शट डाउन हुआ है, बाकी इंडस्ट्री सारी बंद होती जा रही हैं। तो एक तरफ तो हम 50 लाख घरों के बनाने की प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, वो 1 करोड़ जॉब देने की बात कर रहे हैं, तो यहां तो बाकी जो 50 लाख घर, क्या जो चंद लाखों घर हम बनाया करते थे, हम पर भी पाबंदी लग गई, भी महरूम होते जा रहे हैं। जी अच्छा, तो हनीफ गौर साहब, आप चूंकि बहुत वार्म वेलकम कर चुके हैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को, इनफैक्ट आप अपने घर तक पे उनको मदऊ कर चुके हैं। सर ये मुझे बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी कुर्बतें हैं, अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिसी मेकर्स के साथ आप बैठते हैं, उनके साथ आप उठते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम्स जिनकी निशानदेही आप कर रहे हैं आप नहीं पूछते हैं? या बीइंग पीटीआई सपोर्टर, बीइंग पीटीआई मेंबर, मैं आपसे अगर ये जानने की कोशिश करूं कि सर ये प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, जो कराची की प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, कैसे पीटीआई वाकिफ नहीं है? अगर पीटीआई का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो आप देखेंगे आज सिटिंग 2 MNA पूरा दिन एहतजाज में हमारे साथ बैठे रहे। ठीक है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब कराची से इलेक्ट हुए थे, वो पूरा दिन धरना दिया। आलमगीर खान जो है तो गुलशन से इमरान खान की सीट पर इलेक्ट हुए, वो हमारे साथ पूरे का पूरा दिन रहे। फारूक सत्तार साहब को दर्द था, वो आज पूरा दिन हमारे साथ रहे। ठीक है, आपका जो बाकी जो डिप्टी मेयर थे हमारे साथ, जी हाँ, वो हमारे साथ आज पूरा दिन रहे। तो आप ये देखें कि जिन जिन को दर्द था उन सबको पता था कि हमारा इशू जायज है। अगर हमारा कोई नाजायज मुतालबा होता तो यकीनन ये इलेक्टेड लोग जो है हमारे साथ नहीं होते। हमारे साथ कौन नहीं थे? हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट के कोई लोग नहीं आए,
सिंध गवर्नमेंट के कोई वजीर नहीं आए, सिंध गवर्नमेंट का कोई एमपीए हमारे पास नहीं आया, चीफ मिनिस्टर हमारे पास नहीं आए। तो देखें कि यहां इशू किसका है, वाटर बोर्ड किसके अंडर में आता है? वाटर बोर्ड आता है सिंध गवर्नमेंट के अंडर में। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था, उनके वजीरों को चाहिए था। इतना ज्यादा मामलात को ये इतना एहतजाज की तरफ पड़ गए जब आप ये बता रहे हैं कि 2 एमएनएज पीटीआई से वाबस्ता है। गवर्नर सर आपकी पार्टी से इलेक्टेड एमपी थे, जिसके बाद गो कि ये उनको एज गवर्नरशिप जो है जब उनको मिली इमरान इस्माइल साहब को, तो उन तक ये बात पहुंचाई जा सकती थी। आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ही इज फ्रॉम कराची, आप उन तक ये बात मतलब उन तक पहुंचा सकते थे। तो ये इतने क्लोज लिंक्स होने के बावजूद भी पीटीआई उस फोरम पे आई गेस इस इशू को एड्रेस नहीं कर पाया। साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या हमने गवर्नर से बात नहीं की होगी, या क्या हमने दीगर जो आला शख्सियात है उनसे बात नहीं की होगी? तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर प्रेसिडेंट किसी की देखिए चलती है तो जो धरने और एहतजाज की चलती है। देखें, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना सूबे का, जो ये इस किस्म की जो पावर्स होती है हमेशा वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती है। वो गवर्नर साहब की गालिबन वो पोजीशन नहीं होती कि वो शायद इस किस्म का काम अदा कर बड़े बेहतर रवाबित हैं सर, बड़े अच्छे अंदाज में ये बात कन्वे की जा सकती थी गालिबन। जिस तरह मैंने ये कोट कर रहा हूं कि सईद गनी साहब जो कि कंसर्न मिनिस्टर हैं, उनका दो टोक कहना यही था कि जी धरने का कोई जवाब बनता नहीं है, हम जो है वो बार बार मेंशन ये करते हैं कि जी वाटर कमीशन। और आप असल बात तो ये थी ना कि वाटर कमीशन तक ये बात बेहतर अंदाज में पहुंचाते, ये केस प्ली अगर जानदार अंदाज में किया जाता तो बड़े बेहतर अंदाज में आप मामला भी मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने हम चाहे वाटर कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या चाहे कोई इदारा हो, आपका क्या ख्याल है, हम तमाम लोगों के पास गए हैं, कहीं से भी हमें फ्रूटफुल जवाब नहीं मिला। या तो हम बड़े सिंपल से कहते थे, या तो हमें आप बताएं ताकि हम आपके सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताएं कि जनाब आपने ऑर्डर किया है 6 मंजिल तक बनाएं, और ये इदारा या ये कमीशन हमें लिख कर दे रहा है कि हम आपको इशू नहीं कर सकते। ना वो हमें राइटिंग में लिख कर देते थे कि जनाब कि हम हमें एनओसी इशू नहीं करेंगे, और ना हमें इशू करते थे। तो आप बताएं, हम तो मीटिंग्स कर करके थक गया। ये दोहाइयां आपने जाके वाटर कमीशन के सामने दी कि सर ये देखें ये हमें एनओसीज नहीं दे रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात जाके आपने की कि जी हमें एनओसीज नहीं मिल रही जितनी परमिशन हमें बनाने की हैं, उसके बावजूद भी हमें एनओसीज नहीं मिल रही? सर हमने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने की, हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उस दिन कोर्ट में की। और वो जज साहब ने वो हैरान हो गए, वो शॉक हुए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने 6 मंजिल अलाउ किए, ये कौन रोक रहा है आपको? आप लेकर आए हमें, आप डिफरेंट एप्लीकेशन दें, मैं आपके लिए एक नया ऑर्डर कर देता हूं। ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो हमें ये यकीन दहानी कराई, अगर इस किस्म की कोई बात होती तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ये बात ना करते। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती कि वो उन्हें इंटरनेशनल दौरे पे जाना पड़ गया, और अब जब कराची रजिस्ट्री में बेंच लगेगा तो इंशाल्लाह ये ऑर्डर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी इसे दोबारा कर देगी। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ताजिर बिरादरी हुकूमती पॉलिसीज से खुश है या नहीं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद जरा कुछ इसी हवाले से कुछ कंटिन्यूएशन करते हुए फिर जरा 100 डेज प्लान की तरफ जाएंगे। सर ये मुझे बता दीजिएगा, आपने कहा कि मुख्तलिफ फोरम्स की तरफ आप जाते हैं, गए, आपने आवाज उठाने की कोशिश की। वाटर कमीशन सर बड़े जिसे कहते हैं भरपूर अंदाज में और बहुत ही एनर्जेटिक वे में कराची के इशूज को खास तौर पर उसकी नजर, और सिंध भर के हम ये देखते हैं कि वाटर रिलेटेड मसाइल, सफाई सुथराई से रिलेटेड मसाइल बड़े भरपूर तरीके से उठते हैं। तो सर वहां पर अमीर हानी मुस्लिम साहब के सामने जाकर क्यों नहीं आप ये ऑनरेबल जैसे आपको कहते हैं कि जी आप देखें ये हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं वो सर जाके क्यों नहीं दिखाते कि जी ये आप लगाएं वाटर बोर्ड के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलात के जी कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी ये कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। सर आपकी लीगल टीम बड़ी स्ट्रांग है जिस तरह आपने बताया। देखें बिल्कुल आप सही फरमा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। हमने वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस मुस्लिम हानी साहब से भी, अमीर हानी मुस्लिम साहब से भी बात की। ना सिर्फ हमने बात की, इतने दिन तक जो एमडी वाटर बोर्ड थे वो उन्हीं का नाम लेते रहे कि मुस्लिम हानी साहब ने, अमीर मुस्लिम हानी साहब ने वर्बल ऑर्डर पे बंद किया हुआ है। अब जो वाटर कमीशन जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा है वो कोई वर्बल ऑर्डर नहीं दिए जाते, कोर्टों से जो है वो रिटर्न ऑर्डर्स हमेशा होते हैं। तो हमारा इशू ही ये था एमडी वाटर बोर्ड के साथ, अगर तो आपको अमीर हानी मुस्लिम साहब ने कोई राइटिंग के अंदर ऑर्डर दिया है तो आप पाबंद, आप दिखा दें
और अगर आप ये कहते फिरेंगे कि वर्बल ऑर्डर है, सर तो आप क्यों एमडी साहब के पास जा रहे थे? अगर आपको लग रहा था एमडी साहब आपको हर बार जो इस तरह के कोई ना कोई मामलात में उलझा रहे थे, आप सीधे सीधे जाते। सर हफ्ते में गालिबन 2 या 3 दिन तो उनकी कोर्ट लगती है, वहां पर जाकर बाकायदा तौर पर मैंने देखा है इलाके तक के लोग अपनी रुदात लेके चले जाते हैं वाटर कमीशन के सामने और बाकायदा उनकी सुनवाई होती है। सर आप तो आबाद वाले हैं, पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स और डेवलपर्स की नुमाइंदगी करते हैं, आप जाते वहां पे और बोलते सर ये देखें वाटर बोर्ड वाले हमारे साथ आपका नाम लेके ज्यादती कर रहे हैं। सर तो अब ये देखें ना कि हमने तो उनसे ऊपर चले गए, हमने तो चीफ जस्टिस, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगर लेट सपोज मुझे अगर कोई ये बोलेगा कि हनीफ गौहर साहब ने मुझसे फला फला मामलात कर रखे हैं, तो कोई आके हनीफ गौहर साहब से पूछेगा ना, या तो अगर ये बोले कि जी हनीफ गौहर साहब के ऊपर कोई है मैं उनसे जाके बात कर लूं। कंसर्न अगर आप हैं तो अगर आपका नाम लेके कोई इशू कराया जा रहा है तो क्यों कर आप वाटर कमीशन के सामने नहीं जाते? सर तो वाटर कमीशन के सामने तो हम उस वक्त जाएं कि अगर हमारी दूसरी रसाई ना हो। आप ये देखें कि जिसके अगर वो अंडर आते हैं, चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान के अंडर आते हैं। नहीं तो ये धरना तो आपने दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमने तो वाटर बोर्ड के खिलाफ दिया है कि या तो हमें जबानी ऑर्डर दे दिया मुस्लिम हानी का। लीगल मामला वाज डिफरेंट, वो तो वाया कोर्ट अगर आप कोई ऑर्डर ले आते, जैसे आपने बताया हमने कि जस्टिस साहब जब आएंगे कराची रजिस्ट्री में जब समाअत होगी उस वक्त ऑर्डर निकलेगा, दैट इज समथिंग एल्स। फिर तो आपको इंतजार करना था। अगर आपने ये इंतहाई कदम उठाना था तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं ना कि उससे पहले तो वाटर कमीशन की तरफ भी रुख किया जा सकता था। हनीफ गौहर साहब वाटर कमीशन के बजाय जो हमें ये नाम ले रहा है अमीर मुस्लिम हानी का, तो हमारा पहला सवाल तो उससे बनता है ना। आप वर्बल जो हमें कह रहे हैं, वर्बल कह रहे हैं तो वो बार बार लाजमी सी बात है, वो एक वाटर कमीशन मौजूद है जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसकी समातें होती हैं, तो वहां पर जाकर मैंने आपसे कहा ना आप नहीं जाते, आपकी पूरी तंजीम का कोई एक नुमाइंदा चले जाता, वो बोलता कि सर मैं आबाद की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले आपका नाम लेके ये कहते हैं कि जी इनको कनेक्शन ना दिया जाए। आपके ख्याल में अगर वो गलत है तो वाटर कमीशन के अंदर उनकी खिंचाई नहीं होती? सर देखिए मैं समझता हूं कि हमने अपनी लीगल टीम हायर इस वजह से की है कि हम जब कोई लीगल कंसल्टेंसी होती है तो अपने लीगल टीम से करते हैं। लीगल कंसल्टेंसी तो जो हमारे आप नहीं जाते, आपके वुकला चले जाते। मैं आपको ये बता रहा हूं, तो जो हमारे वुकला हैं उन वुकला ने हमें जो मशवरा दिया कि इनके पास जाने के बजाय हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। वुकला ही ने मशवरा दिया था कि फिर आप जाके रोड पे भी बैठ जाएं, शराय फैसल भी ब्लॉक कर दें। वो वुकला का काम था सुप्रीम कोर्ट जाना, और ये धरना देना आबाद का काम था जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि यहां नुकसान हमारा हो रहा है। अच्छा, वुकला हमने अपनी मर्जी से दिया। आप ये कह रहे हैं कि वाटर कमीशन की इतनी वैल्यू नहीं थी, उन्होंने कहा जी वाटर कमीशन के छोड़े आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके तमाम तर मामले। जी हाँ, हमारे वुकला ने हमें कहा कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, चलें अब मैं थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ। ये बात सर वो अधूरी रही और रहेगी। अच्छा मुझे सिर्फ बता रही 100 डेज प्लान के बारे में अब बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मैं आपसे ये जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी, क्या इससे एक ताजिर होने के नाते, एक ऐसे शोबे से होने के नाते कि जो कि पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे आप मुतमईन हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं? जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुतमईन हूँ। ना सिर्फ मैं मुतमईन हूँ, पूरी कौम को मुतमईन होना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। जब इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और जो प्रोटोकॉल उनको पूरी दुनिया में मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं ऐसा नहीं है, इस किस्म के प्रोटोकॉल हम भी देखते हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया जाएगा उससे आपको ट्रस्ट लेवल का अंदाजा हो जाएगा? सर ट्रस्ट लेवल का भी अंदाजा हो जाएगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह से खाली वापस नहीं आ रहे। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके कहीं से पैसे लेके आ रहे हैं तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है? नहीं मेरी बात सुने, ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो कि कहा करते थे कि अपने वाले साहब से भी पैसे लेना जो है मैं दुरुस्त नहीं समझता, आईएमएफ के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। आप उन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं कि जी अगर वो चीन जा रहे हैं तो वहां से पैसे लेके आ रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं तो वहां से $1 अरब फौरन हमारे अकाउंट में आ जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। आप ये अचीवमेंट के तौर पर गिनवा रहे हैं? ये अचीवमेंट मैं इस वजह से ऐसे गिनवा रहा हूं आपको कि ये वो अपनी जात के लिए लेके जा रहे हैं। अगर वो पहले की बात करते हैं मुल्क के लिए लेकर आ रहे हैं, जो मुल्क को खोखला, ये यही प्राइम मिनिस्टर थे जो मुल्क के लिए बोलते थे कि कर्जों से मुल्क नहीं चलता, हम कशकोल तोड़ देंगे। आज लोग बोलते हैं कि कशकोल तोड़ के पूरी झोलियां उठा ली। नहीं देख, आप ये देखें कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जब उसे कंगाल खजाना मिलेगा, खजाना खाली मिलेगा, तो फौरी तौर पर तो उसे सर्जरी करनी पड़ेगी ना, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा उस मरीज को। जब उसके रिकवरी का टाइम आएगा उसके बाद खुशहाली दोबारा स्टार्ट होगी। तो मेरे भाई अभी तो प्राइम मिनिस्टर को पूरा मुल्क जो है तो
कंगाल खजाना मिला है, आपके इल्म के अंदर है कि हमारा इंपोर्ट डेफिसिट कितना बढ़ा हुआ है, हमारे स्टेट बैंक में जो तो किस्तों देने के लिए आईएमएफ के पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो अभी अगर फौरी तौर पर ये रिजर्व ना बढ़ाए जाते, अगर ये प्राइम मिनिस्टर हमारे चाइना ना जाते, हम सऊदी अरब नहीं जाते, यूएई ना जाते, मलेशिया ना जाते और अपने दोस्तों से इमदाद ना लेकर आते, तो अभी आपको पता है कि आईएमएफ की कितनी टाइट कंडीशंस उन्होंने कही है। तो अगर ये फंड्स भी नहीं आते तो इससे आप सोच लें कि हम और कितने ज्यादा परेशान होते, कितनी हमारे पास सख्त कंडीशंस आती, और जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो इस वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बयान दे दिया पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक आपको पाकिस्तान में नजर आया कि जिसने इतना दिलेरी से जवाब दिया किसी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ? आप ये देखें, ये वाहिद प्रेसिडेंट है जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ उनका जवाब दिया, और इसको कहते हैं कौम का प्राइम मिनिस्टर। अगर ये भी डिक्टेशन पर चलते तो मैं नहीं समझता कि ये ट्रंप को उस किस्म का जवाब देते। और इनके जवाब को पूरी दुनिया ने सराहा, अपना यूरोप के अंदर सराहा गया, पूरे इंटरनेशनल बरादरी के अंदर सराहा गया। आप किसी किस्म के अखबारात ने, सब ने इमरान खान के इस बयान को सराहा। ठीक है, इमरान खान के इस बयान को सराहा, और आप ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कदर बेहतर है, पाकिस्तानियों को उस पर खुश होना चाहिए। जरा ब्रेक के बाद इसके ऊपर तफसीली तौर पर बात करेंगे, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं जरा दो टूक अंदाज में जानने की कोशिश करूंगा हनीफ गौर, ये आपने जिस तरह से बताया कि कदर मुतमईन है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, लेकिन जब मैं ताजे बरादरी के मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात करता हूं, उनमें एक तशवीश जरूर पाई जाती है कि जी बिजनेस सिचुएशन बेहतर नहीं है, जो सर्कमस्टांसेस होने चाहिए थे वो वैसे डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो कदर परेशान लोग दिखाई देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं, गो कि गवर्नमेंट चूंकि पीटीआई की है तो इस वजह से आप गालिबन ये तमाम तर मीठी मीठी बातें करते हुए हमें दिखाई देने से। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। अगर कोई नेगेटिव बात होगी तो मैं एक ही नेगेटिव बात भी करूंगा। आप ये देखें कि मैंने पहले आपकी बात में ये स्टार्ट किया कि जिस हालत में गवर्नमेंट मिली थी, एक तरीका तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि उसी ऑक्सीजन के ऊपर गवर्नमेंट को कंटिन्यू चलाया जाता, जैसे कि पिछली हुकूमतें चलाया करती थी। एक कर्जा लिया, वो कर्जा लेकर उसी का जो सूद अदा करना था वो सूद अदा करते रहते। बड़ा सिंपल तरीका है ये वाला, अवाम पर बोझ डालते जाओ, आईएमएफ की बातें मानते जाओ। पे बोझ नहीं है ना, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ी, गैस की कीमतें भी नहीं बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें भी नहीं बढ़ी, तो अभी तो बड़ा कोई बोझ नहीं है। आप वास्तव देखिए कि सब्सिडीज तब दी जाती है कि जब आपकी अपनी जेब आपको इजाजत देती है। तो बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए थे ना। आज आप ये बोल रहे हैं कि जी हम गरीबों का ख्याल करते हैं, हम जो है वो बेरोजगारी के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े दावे से नहीं करते ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाने का फैसला तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन जो एक आम मुतवस्सित तबके का आदमी है उसको आप गरीब करते चले जा रहे हैं। सर देखें, गरीब अभी आपको सब टेम्परेरी फेज में नजर आता है। हमारे यहाँ हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम ये समझते हैं कि बस फवाद साहब ने आज एक बात की तो वो कल इंप्लीमेंट हो जाए। हाँ। अब फवाद साहब उसके ऊपर पहले कोई होमवर्क करेंगे। देखें, एक हुकूमत में आने से पहले की बात अब आपने तल्ख बात मुंह पे ले आई। इट मींस होमवर्क हुआ हुआ नहीं था, बुलंद मांग दावे कर दिए। अब जब पानी में कूदे तो पता लग गया ना कि सर कितनी गहराई है, कितना स्विम करना है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेसेस है। अब आप ये लेकिन उसका मुकाबला कर रहे हैं ना, खुदा ना खास्ता जो बाकी जो दीगर जो चले हुए कारतूस हैं, हाँ। जो वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आज तो वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं ना। आप ये बताएं, इस 90 डेज के अंदर ये 100 डेज अभी होने वाले हैं, खुदा ना खास्ता किसी जगह से कोई करप्शन की आवाज आई है? पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क से कोई करप्शन की आवाज नहीं आई होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेन कप्तान जो है ना वो करप्ट नहीं है। जब आपका मेन कप्तान, टीम का लीडर करप्ट नहीं होगा, नैब ज़दा लोग जरूर मौजूद हैं, परवेज खटक साहब का भले मामला हो, जुल्फी बुखारी साहब का भले मामला हो, या अलीम खान साहब का मामला हो, या जैसे आप बड़े नाम ले लें, इस जैसे लोग भले चलते हैं। मुल्जिम और मुजरिम होने में दो चीजों में फर्क होता है। सारे लोग आप ये देखें कि इल्जाम फवाद साहब आप पर लग जाए या मुझ पर लग जाए, हाँ। इसका ये मतलब नहीं है। इल्जाम तो यहां पर कोई भी किसी पर लगा देता है, हाँ। लेकिन जब तक जुर्म साबित ना हो जाए वो कसूरवार नहीं कहलाता। आप ये देखें कि जिस दिन जो जो आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो खटक साहब हो, चाहे जुल्फी बुखारी हो या XYZ हो, आप ये देखेंगे कि जिस तरह नैब ने अगर इनको कन्विक्ट कर दिया, अगर कोई कन्विक्शन हो गई तो आप ये देखेंगे नेक्स्ट डे वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर सिर्फ इल्जाम है
और वो इल्जाम खत्म हो जाता है, तो उसमें उसका सिर्फ इल्जाम पर किसी को हटा देना ये तो ज्यादती होगी। ये इल्जाम तो हमारा कोई पाकिस्तान का गालिबन कोई सियासतदान ऐसा नहीं होगा कि जिसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मियां जाहिद साहब भी मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप भी हमें देने जा रहे हैं। गो के हनीफ गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि हुकूमती पॉलिसीज बहुत बेहतर हैं, बड़े बेहतर समत में हैं, ताजे बिरादरी भी मुतमईन है, अवाम को भी वो ये कह रहे हैं कि मुतमईन होना चाहिए। सर आपके कमेंट करेंगे गो के इससे काबिल भी जब आपसे हमने बात की है, आप जब ताजे बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आप यही कहते हुए हमें दिखाई देते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होनी चाहिए थी और जो वादे और दावे थे वो दिखाई नहीं देते हैं। क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट को अभी तो 100 दिन हुए और इसमें 100 दिन में मेरा ख्याल है इनकी पॉलिसियों के बारे में कोई सही बात करना या जजमेंट करना तो शायद कबल अज वक्त होगा। लेकिन अगर हम जो ग्राउंड के ऊपर जो चीजें नजर आ रही हैं, अगर हम उसके हवाले से बात करते हैं और इम्पार्शल अगर हम बात करते हैं तो हम फैक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो इस वक्त बात यह है कि हमारे यहाँ जो बिजली की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, गैस की प्राइसेस 140% बढ़ी हैं, डॉलर तकरीबन कोई 22-25% डिवैल्यू हुआ है और IMF की जो मजीद कंडीशनैलिटीज सामने आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जी डॉलर को आप मजीद 15% डिवैल्यू करें। और इसी तरीके से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गैप अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब ये सारी चीजें जो है इसको हमने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे जो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल आदमी है और एक नए आदमी है, नए आदमी गवर्नमेंट में आए हैं तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं और ये ट्रस्ट का पाकिस्तान को बेनिफिट उठाना चाहिए और पाकिस्तान को मिलना चाहिए इसका बेनिफिट। तो अब सऊदी अरब से हमें कुछ ट्रांच मिल रही है या अगर हमें चाइना से मिल जाएगी या हमें अब मलेशिया या UAE से मिलेगी, ये सारी चीजें जो भी मिलेंगी ना ये हमें कोई एड नहीं मिल रही। ये पैसे वो हमारे पास रखेंगे या हमें वो डेफर्ड पेमेंट पे अगर ऑयल देंगे तो वो उनके पैसे उन्होंने लेने हैं। असल चीज क्या है वो ये है कि हमने अगर जब तक अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई वो उस वक्त तक हमारा मसला हल नहीं होगा। एक्सपोर्ट हमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो क्या कहना चाहिए तसल्ली बख्श नहीं है। एक्सपोर्ट हमारी नेग्लिजेबल बढ़ रही है, 1-2% के करीब बढ़ रही है, ये बिल्कुल नेग्लिजेबल है। और हमारा जो इस वक्त तकरीबन आप समझ लें जो ट्रेड गैप है वो तकरीबन 38 अरब डॉलर का है और 38 अरब डॉलर में तकरीबन 20 अरब डॉलर जो हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं तो नेट डेफिसिट हमारा 18 अरब डॉलर का है। अब बात यह है कि उसके लिए जब तक हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, फॉरेन अर्निंग्स नहीं बढ़ाएंगे तो बाकी ये चीजें तो सऊदी अरब तो फिर साल बाद अपने पैसे वापस मांग लेगा, बिल्कुल ऐसा, चाइना मांग लेगा, मलेशिया मांग लेगा, UAE मांग लेगा। तो पॉइंट ये है कि हमें इसके लिए अपनी इनकम बढ़ानी है, इनकम बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो हमें स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना चाहिए, जो हमें ब्रांडिंग पे जाना चाहिए, जो हमें एक्सपोर्ट के लिए टेंजिबल उसमें वैल्यू एडिशन होती है उस पे जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें जब तक अब पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं लेके आएगी सामने कि जी ये हमारी पॉलिसी है और इस तरीके से ये हमारा पाथ है, ये हमारा रोड मैप है और इस तरीके से हमारी 18 अरब डॉलर का मतलब ये है कि आपकी अगर 21 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर की अभी एक्सपोर्ट्स हैं तो इमीडिएटली हमें उसको 40 अरब डॉलर पे लेके जाना है। तो 40 अरब डॉलर पे लेके जाने के लिए जब तक कोई रोड मैप नहीं होगा और कोई उसके लिए पॉलिसीज सामने नहीं आएंगी जिसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बिठा के उनके साथ पॉलिसी बनाई जाए। देखें, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने उस पॉलिसी पे अमल दरामद करना है। तो उसके लिए जब तक ये दोनों फ्रीक बैठ के इस चीज को हल नहीं करेंगे और उसका एक मेन हल ये नहीं है कि आप वैल्यू आप उसको डिवैल्यू करें रुपए को और उसके नतीजे में आप एक्सपोर्ट बढ़ा लें। रुपया को आप डिवैल्यू करके जो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे वो तो 4-6 महीने में का असर होता है, उसके बाद फिर आपकी एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स आपकी सिर्फ उस सूरत में बढ़ सकती हैं जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करें, जब आप उसके लिए ब्रांडिंग करें। कलामी माफ गो के वक्त की किल्लत की वजह से मुझे आपसे कोई क्वेश्चन करना पड़ रहा है। सर, आपने रोड मैप और पॉलिसीज की बात की, मैं अगर आपसे 2 टोके जानने की कोशिश करूं कि गवर्नमेंट का इन 100 दिनों में आपको कोई रोड मैप या ठोस पॉलिसीज दिखाई देती हैं या नहीं? 2 टोक मुझे बताइएगा सर। देखिए, 2 टोक बात यह है कि इन 100 दिनों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग या वैल्यू एडिशन के हवाले से कोई पॉलिसी नजर नहीं आई। ठीक है, अगर ये बना लें तो मैं समझता हूं कि मैं कोई गवर्नमेंट का मुखालिफ नहीं हूं, हम इनको सपोर्टर है, मगर हम समझते ये हैं
कि ये मुल्क का जो अभी ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आपने कुछ ना कुछ इधर उधर से कर लिया दोस्तों ने। अच्छा, एक और बात समझने की है कि इस वक्त पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, तो दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर को गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसके गिरने के अपने बड़े आफ्टर मैथ्स होते हैं। तो गिरने तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं जा रहा पाकिस्तान। बात इतनी है कि हम अपनी पॉलिसियां या अपनी बेल्ट को भी ठीक करें, अपने गिरेबान में भी झांकें। अच्छा, और हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ हमें ये करना होगा कि जो हमारी स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन हैं, जो 600 अरब रुपए साल का यानी तकरीबन $6.25 अरब का नुकसान करती हैं, और उनको हमें ठीक करना होगा ताकि उसमें हमारा लॉसेज ना हो। ठीक है। इसी तरीके से हम बिजली और गैस जो है, सिर्फ बिजली में हम 400 अरब रुपए 500 अरब रुपए के लगभग साल का बिजली में जाया करते हैं, जिसमें चोरी भी शामिल है, लाइन लॉसेज भी शामिल है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से गैस है। ये 4-5 जो मदे हैं, इनको अगर आप गिन लें तो ये तकरीबन 18-20 अरब डॉलर के करीब बनते हैं। तो ये अगर हम अपने जो लॉसेज हैं, इनको जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आईएमएफ जो इतनी सख्त कंडीशनैलिटीज लगाती है, वो भी इसलिए लगाती है, या सऊदी अरब या यूएई जो अपने आपको डेवलपमेंट में दे रहे हैं, तो उसका मकसद भी यही है कि भाई आपके अपने रिसोर्सेज अगर इतने अच्छे हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को टैप करें और डेवलप करें। ये है बुनियादी मसला। मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। हनीफ गौर साहब, सर ये मुझे बता देगा, रोड मैप और पॉलिसी नहीं है, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, साथ साथ जो आपकी मौजूदा सनतें हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई भरपूर पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट की एज सच पॉलिसी उनके बकौल उनको नहीं दिखाई देती। सर फवाद साहब, आप सिर्फ एक हफ्ता मजीद, जहां आप इतने दिन रुके हैं ना, इंशाल्लाह ताला आप तो एक हफ्ता में कोई कैसा अलादीन का चिराग आ जाएगा। आप 100 डेज की बात नहीं है, 100 डेज के ठीक है, 100 डेज में कोई ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि रोड मैप ही देंगे ना। हनीफ गौर साहब बाहर निकलेंगे तो जी देखेंगे सारी चीजें बड़ी बेहतर हो गई, एक काम हो रहा है बन गया जिसके वादे किए जाते थे। देखिए मेरी बात सुने, हर जगह पर टास्क फोर्सेस बनी है, हर जगह पर टास्क फोर्सेस के अंदर उसके एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया। सुने ना, देखें टास्क फोर्स का मकसद ये है कि हर मिनिस्ट्री की टास्क फोर्सेस हैं, उस टास्क फोर्सेस के अंदर उससे रिलेटेड सारे एक्सपर्ट्स हैं। अब वो पॉलिसीज बन रही हैं। 100 डेज की बात है, 100 डेज के बाद एक हफ्ता तकरीबन और रुक जाए, जहां इतना दिन आप लोगों ने सब्र किया है, एक हफ्ते के बाद तमाम की तमाम मिनिस्ट्रीज अपना अपना रोड मैप देंगी कि इस मिनिस्ट्री को हम कैसे लेकर चलेंगे, इस मिनिस्ट्री को हम कैसे लेकर चलेंगे। 100 डे की अगर बात हुई है तो 100 डेज के ऊपर पूरी पिक्चर पाकिस्तान की क्लियर होने जा रही है इंशाल्लाह, कि ये पाकिस्तान को अब लेके आगे चलना किस तरह से। मुझे बता देगा, 50 लाख घरों की प्रेमिसेस आपने बात की, 1 करोड़ नौकरियों की बात की, आप चूंकि इसी शोबे से वाबस्ता हैं, तो 50 लाख घर के लिए जो पॉलिसी वजह की गई है, एक आम आदमी अपना घर बना सकता है? सर 2 टूक मुझे बताइएगा, जो इस वक्त तक की पॉलिसीज दिखाई दे रही हैं, या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होना जरूरी है? देखिए अभी तक तो कोई पॉलिसी वजह नहीं हुई है सर, बकायदा तो फिर आप नहीं, फिर अभी तो सिर्फ कलेक्शन हो रही है। कलेक्शन, अगर कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स भी अगर कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स खाली हुए, उसमें अगर आपकी सैलरी की एक कंडीशन रख दी गई है कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, आपने यकमुश्त 6 लाख या 6.25 लाख या 6.5 लाख रुपए जमा कराने हैं, एक गरीब बंदा किधर से लेके आएगा सर पैसे? वो नहीं, देखें ज्यादातर जो है ना पहले मशरूत कर रहे हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स नहीं है। मतलब ये कि गरीब आदमी अगर एक घर बनाने का ख्वाब रखता है, वो पहले फिर ये सोचे कि जी पहले जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं उनको घर मिलेगा, उसके लिए बाद में जब बारी आएगी तो सब लाइन ही खत्म। कैटेगरियां बनती है ना, कैटेगरीज बनती हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए एक कैटेगरी तो नहीं होगी ना यकीनन। देखिए गरीब के लिए, गरीब वो भी तो गरीब होता है जो नौकरी कर रहा है। मुतमईन है आप? जो 50 लाख घरों के लिए, सर 50 लाख की पॉलिसी से 100% मुतमईन है, और इनकी विल है और ये बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बन सकते हैं आपके? बिल्कुल बन सकते हैं। आप इसी शोबे से वाबस्ता मैं बार बार पूछ रहा हूं, 5 साल इस गवर्नमेंट के पास हैं, 5 साल में 50 लाख घर क्या बन सकते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बन सकते हैं, जो उनकी सोच है। 1000 तो हम आबाद के मेंबर हैं सर, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या सर, हम आबाद के मेंबरान हैं। 1000 सबका सब प्राइवेट सेक्टर में करना है सर, कमर्शियली आप बना रहे हैं। हमने आबाद के लोगों ने CSR में काम करना है, हमारा पूरे CSR का फॉर्मूला है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इस तरह से 50 लाख घर बनाना एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर एक पूरे प्रोग्राम में आप पूरा प्रोग्राम करना है, हम आपको पूरा बता देंगे बनेगा किस तरीके से। ठीक है हनीफ गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस दिन के मौके पर अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, और बड़ी मसरूफियात के बावजूद भी आपने हमारे लिए एक टाइम निकाला। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।